गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए गेट लगा देना। तो पिछले क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ फिजिक्स का कंप्लीटली स्टडी किया और साथ में ही फिजिक्स का स्कोप देखा कि फिजिक्स का स्टडी रेंज, अध्ययन का रेंज कितना है, कितना छोटा से लेके कितनी बड़े तक हम लोग अध्ययन करते हैं। इन चीज़ों को समझा, अच्छे से फीलिंग्स किया। अब साइंटिफिक मेथड पढ़ा देते हैं आप लोग को, क्योंकि जब साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की कुछ ना कुछ अपना मेथड होगा, वो साइंटिफिक मेथड चलते हैं। या उससे पहले हम लोग मेन आइडियाज पढ़ेंगे ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का मुख्य विचार क्या है, आखिर फिजिक्स चाहता क्या है, इतना जो जटिल बना हुआ है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, आखिर इसे समझा कैसा जाए, क्या इसके लिए भी कोई आइडियाज है, उस आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो हेडिंग लगाएंगे मेन आइडियाज ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का मूल विचार। देयर आर टू बेसिक आइडियाज फॉर easy understanding the physics। भौतिकी को आसानी से समझने के लिए दो मुख्य विचार है। यानी फिजिक्स जो इतना वास्ट है, इसको आसानी से समझने के लिए दो मुख्य विचार है। क्या क्या विचार है? पहला है यूनिफिकेशन, मतलब एकीकरण करने का प्रयास, और फिर दूसरा है रिडक्शन, मतलब न्यूनीकरण करने का प्रयास। यानी फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए दो मुख्य विचार है। विचार है, अभी हुआ नहीं है, प्रयास में है लोगों। बहुत सारे चीज का यूनिफिकेशन हुआ भी है और रिडक्शंस भी जरूरी है। अभी हुआ कंप्लीटली नहीं है, लेकिन विचार है। फिजिक्स जो इतना भारी है, इतना बड़ा है, इसका जो रेंज इतना बड़ा है, इसको कैसे आसानी से समझेंगे, इसके लिए दो बेसिक आइडिया है। पहला आइडिया है यूनिफिकेशन और दूसरा आइडिया है क्या? रिडक्शंस। एक्चुअल में है क्या? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर अगर एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाए तो फिजिक्स फिर छोटा हो जाएगा। ज़्यादा कॉन्सेप्ट है तब तो भारी है, तब तो इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट कर दिया जाए तब तो फिजिक्स को आसानी से समझा जा सकता है। नहीं तो वही है यूनिफिकेशंस। और कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं, उसको कैसे समझा जाए, उसको छोटा छोटा पार्ट में बांट दीजिए, आसानी से उसको आप समझ सकते हैं। ये है रिडक्शंस। तो दो मुख्य विचार जो है फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए, वो आपका है यूनिफिकेशन और दूसरा क्या है? रिडक्शंस। पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। यूनिफिकेशन
यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण। When two or more than two concept या theory, when two or more than two theory are merged into one theory, such process is called unification. By the help of unification, size of physics can be small. जब दो या दो से अधिक सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया जाए तो बनाया जा सके तो इसे ही एकीकरण का विचार कहा जाता है। एकीकरण के विचार से भौतिकी का आकार छोटा किया जा सकता है। When two or more than two theory are merged into one theory, such process is called unification. By the help of unification, size of physics can be small. जब दो या दो से अधिक सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया जा सके तो इसे ही एकीकरण का विचार कहते हैं। एकीकरण के विचार से भौतिकी का आकार छोटा किया जा सकता है। तो लोगों को हमेशा फिजिक्स पढ़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके सिद्धांत को मिलाया जाए। ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थ्योरी के बजाय थ्योरी को मिलाकर एक थ्योरी दिया जाए जो कि बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके।
एक्सप्लेन कर सके, ये सिद्धांत बनाना चाहिए सभी पढ़ने वालों को, जो भी फिजिक्स पढ़ता है, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो। ये विचार है फिजिक्स के लिए। देयर आर छूटा यहाँ और टॉपिक था मेन आइडियाज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का मूल विचार। भौतिकी का मूल विचार क्या है ये देखिए। देयर आर टू बेसिक आइडिया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स। भौतिकी को आसानी से समझने के लिए, एकदम आसानी से समझने के लिए दो मुख्य विचार है। कौन कौन सा है? पहला कहता है यूनिफिकेशन, यानी ज़्यादा छपाईगिरी नहीं करना चाहिए, एक यूनिवर्सल थ्योरी को पढ़ना चाहिए जो कि सभी चीज़ का एक्सप्लेनेशन कर सके, ऐसा नहीं कि चीज़ें छूट जाए। दूसरा है रिडक्शन, न्यूनीकरण। बड़े बड़े जटिल थ्योरी को छोटा छोटा करके, पार्ट वाइज में करके उसको समझे हम लोग। ये है भौतिकी का विचार। इसी के प्रयास में रहना चाहिए सभी को, जो भी भौतिकी का अध्ययन करता है, आइदर वो स्टूडेंट्स हो या तो फिर साइंटिस्ट हो, टीचर हो, सबको, कि सबको मिलाकर कम से कम थ्योरी किया जाए, चीज़ें छूटे भी नहीं। एक ही थ्योरी से बहुत सारे चीज़ का आसानी से एक्सप्लेनेशन हो सके। जैसे सबको करने चाहिए प्रयास, तो क्वेश्चन उठता है, क्या सर आपने किया है कभी? हाँ बाबू, किए हैं, माइन्यूट लेवल पर, छोटे स्तर पर। बता देता हूँ। जैसे देखिए, इसको मिटाता हूँ। जैसे यूनिफिकेशन जो है वो क्या है वो देखते हैं। ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने भी किया है। पहले बहुत सारा फोर्स हुआ करता था, अब केवल 4 फोर्स है जो फंडामेंटल फोर्स है। मैक्सवेल ने 12th का फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो 50% सिलेबस है 12th का। वो फिजिक्स में 4 ही इक्वेशंस दिया है, मैथमेटिकल इक्वेशंस, और वो 50% सिलेबस समाप्त हो जाएगा तुरंत। यानी जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होता है वो 50% जो 12th का सिलेबस है, लगभग हाफ टाइम लग जाता है उसे पढ़ाने में। फिर मैक्सवेल ने उस चीज़ों को मात्र 4 इक्वेशंस में व्याख्या कर दिया है। अभी पढ़ाते तब क्यों हैं? इसलिए कभी सिलेबस से हटाया नहीं गया है, इसलिए हम लोग को सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है। लेकिन विचार है फिजिक्स का क्या? एकीकरण करने का प्रयास धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे होगा, अपने आप सिलेबस चेंज होगा। फिजिक्स छोटा जब होना स्टार्ट हो जाएगा तो बड़ा आसानी से लोग सीखेंगे। जैसे और भी बताते हैं एकीकरण का एग्जाम्पल। सभी लोग अलग अलग यूनिट बना लिया था किसी भी चीज़ को मापने के लिए। कोई डिस्टेंस को मीटर में, तो कोई सेंटीमीटर में, कोई फीट में, कोई फुट में। तो बहुत सारे यूनिट प्रेजेंट हो गया था। चुनौती हो गया था स्टूडेंट्स को समझना, उतना उतना यूनिट याद रखना, टीचर्स को पढ़ाना। इसी में उलझा रहता था लोग। तो सभी देश के साइंटिस्ट मिला और सब ने एकीकरण कर दिया उसका, और एक यूनिट जो अभी वैलिड है वो एसआई यूनिट चल रहा है। एसआई मात्रक अभी चल रहा है। पढ़ेंगे, वो चैप्टर आएगा, इसके बाद स्टार्ट वही होगा। तो क्या यूनिफिकेशन जब कर दिया सभी यूनिट का, तो क्या चीज़ें छूटा भी नहीं? ऐसा नहीं कि चीज़ें को छोड़ के यूनिफिकेशंस कर दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ डील कर दे, तब वो यूनिफिकेशंस, एकीकरण जो किया आपने, वो आपका सक्सेस माना जाता है। फिजिक्स का यह बाबू विचार है, मुख्य विचार है, मेन आइडियाज है फिजिक्स का, कि उसको यूनिफिकेशंस किया जाए। कर रहे हैं लोग। हमने क्या सोचा है अपने लाइफ में, ये बताते हैं।
जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोशन, हम अपना बता रहे हैं मोशन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप सोचो गति, और फिर ये क्या है करेंट का मतलब क्या होता है धारा, धारा भी क्या है फ्लो है, धारा भी क्या है फ्लो है, यानी ये भी करंट ने इसका नाम देकर मेरे हिसाब से यूनिफिकेशन, यानी मोशन तो हम लोग जानते थे, इसको इसी में मर्ज कर देना चाहिए, इसको भी मोशन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मोशन ही बोलना चाहिए, गति ही बोलना चाहिए। देखिए कैसे यूनिफिकेशन होता है। जैसे देखिए यह करेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप देखिए कैसे, जैसे कोई ये बॉडी है, आपको पता है ये कार है, इस रोड पे चल रहा है, यह जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको x से दिखाते हैं, और मान के चलिए पहले ये x1 दूरी पर था तो समय क्या था t1, फिर ये x2 दूरी पर गया, समय क्या हो गया t2। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? आंसर कहेंगे x कह सकते हैं इसको, इसकी वेलोसिटी होता है कि नहीं? तो ध्यान से देखिए, हम मोशन में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी बराबर जो वेग है, वेग इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x/t। ओके, अब फिर एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, अगर यह x1 पहले से चला था, बाद में ये कितना चल गया x2, यानी 5 रुपया अगर पहले से है हो गया 7 रुपया, तो इसका मतलब कितना चला? 2 रुपया। कितना चला? 2 रुपया। कितना चला? यानी x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। और इसके लिए चेंज को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, ज़्यादा चेंज होता है तो बड़ी डेल्टा से, यानी डेल्टा x बाय डेल्टा t। फिर अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो एकदम सेम इसी तरह से अगर इसको भी मोशन ही कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चल रहा है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चढ़ता है। गाड़ी जब चलता है तो गाड़ी का वेलोसिटी होता है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जब चलता है तो करेंट बनता है। क्या बनता है? करेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? करेंट। तो ऑब्वियसली है, जिस तरह से यहाँ पर वेलोसिटी है गाड़ी के लिए, करंट के लिए भी वेलोसिटी होना चाहिए नहीं, लेकिन अभी करंट के वेलोसिटी को वेलोसिटी लोग नहीं कह रहे हैं, उसको आई कह रहा है। क्या कह रहा है? आई। और इसमें जब चलता है तो दूरी तय होता है। क्या होता है? दूरी तय होता है। और उसमें जब चलता है तो चार्ज फ्लो होता है। क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। और समय जो लगता है उसी को हम लोग करेंट कहते हैं। बोलिए, अगर करेंट को ही वेलोसिटी कहा जाता तो बताइए, जिस तरह से यहाँ पढ़ रहे थे क्या वहाँ पर भी नहीं होता? एकदम। इसको फिर एवरेज करंट हम लोग निकालते हैं तो फिर इसी तरह से होता है, x के जगह पर हो जाएगा Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, इसी को डेल्टा Q बाय डेल्टा T होता है। फिर अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो इसमें जो होगा
तो ये भी उसी टाइप से होगा लिमिट, जैसे इसी चीज़ को और आगे बढ़ा के dx बाय dt, जब लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 होता है यह बहुत कम चेंज हो जाता है, जब समय बहुत कम होगा तो डिस्टेंस भी बहुत कम होगा। ये सब नियम है, सब ये तुम लोग पढ़ा होगा, वेलोसिटी नहीं तो हम पढ़ाएंगे, करंट भी पढ़ा होगा, इसीलिए एग्जांपल लिया मैंने। अब देखिए ये जो लिमिट है डेल्टा t टेंस टू 0 कर दूं, फिर डेल्टा q बाय डेल्टा t, इस चीज़ को हम लोग dq बाय dt लिख सकते हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बाबू, जिस तरह से गाड़ी चल रहा है उसका वेलोसिटी होता है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, नहीं उसी टाइप से करंट चलता है, नहीं जो यहाँ वेलोसिटी रोल कर रहा है वह रोल यहाँ पर करंट करता है। वेलोसिटी जब होता है तो यह दूरी तय करता है, करंट जब बनता है तो चार्ज फ्लो करता है, बोथ आर सेम। अगर करंट नाम का चैप्टर नहीं बनाता, मोशन से ही उसे समझा दिया जाता, तो फिजिक्स की साइज छोटा होता कि नहीं होता। इस तरह से अगर आप करते तो जैसा फार्मूला यहाँ आया वैसा ही वहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ें आसान हो जाता, समझना आसान हो जाता, फिजिक्स का लेंथ, फिजिक्स का साइज जो है वो कम होता। लोग प्रयास में हैं कि यूनिफिकेशंस किया जाए, फिजिक्स का यह विचार है। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को फैला दे, कॉन्सेप्ट छोटा हो और उसको बड़ा कर दे और टाइप से टाइप पे टाइप लिखते चले जाए, तो इसका मतलब है कि वो फिजिक्स का जो मूल विचार है उसी से दिग्भ्रमित हो गया है। तो वैसे लोगों से सावधान होना चाहिए, वैसे माहौल से बिल्कुल सावधान होना चाहिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। बाबू याद रखो, फिजिक्स का मूल विचार है कि चीज़ों को यूनिफाइड किया जाए, एकीकृत किया जाए और उसको बढ़ाया नहीं जाए। अब वैसा एकीकृत ना कर दें कि चीज़ें कॉन्सेप्ट को छूट जाए, छूटना कुछ नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने देखा। अगर करंट नहीं होता, करंट को अगर मोशंस के ही थ्रू समझा जा सकता तो आज चैप्टर थोड़ा कम हुआ करता। तो ये है फिजिक्स का मेन आइडियाज। तो ये तो हो गया ये पहला आइडियाज। बैठ के क्या कर रहा था रे, लिखा का है ना, बना लो फिगर अपने जल्दी से। इसीलिए कम से कम नियम के साथ फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यूनिफाइड करना चाहिए, एकीकृत करने की प्रयास करना चाहिए। लोग इसी में जुटा है। अब दूसरा और क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है न्यूनीकरण। देखते हैं, फॉर understanding the complex theory can breaks into different small part so that it can understand very
इजीली या वेरी इजी वे, इजी वे। is called, it is या such idea of physics is called reduction. Such idea of physics is called reduction. बहुत जटिल सिद्धांतों को समझने के लिए इसे विभिन्न छोटे-छोटे भागों में बांटकर या बांटना चाहिए ताकि बहुत आसानी से इसे समझा जा सके, ताकि बहुत आसानी से इसे समझा जा सके। भौतिकी के इस प्रकार के विचार भौतिकी के लिए इस प्रकार के विचार को न्यूनीकरण कहते हैं। भौतिकी के इस प्रकार के विचार को न्यूनीकरण कहते हैं। क्या लिखे हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स थ्योरी कैन ब्रेक्स इनटू डिफरेंट स्मॉल पार्ट so that it can understand very easy way. Such idea of physics is called reduction. Okay? बहुत जटिल सिद्धांतों को समझने के लिए इसे विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। बहुत बड़ा जटिल समस्या है, जटिल कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? छोटे छोटे पार्टों में बांटना चाहिए ताकि बहुत आसानी से इसे समझा जा सके, इसको आसानी से समझा जा सके। भौतिकी के लिए इस प्रकार के विचार को न्यूनीकरण कहते हैं। समझाता हूँ कैसे तोड़ना चाहिए, ध्यान से देखेंगे आप। बहुत बड़ी मशीन है, नहीं समझ में आएगा अचानक। एक एक चीज़ को अलग अलग करके जब समझे तो उसको बड़ा आसानी से समझ जाएगा। सबको एक ही साथ में समझना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इसको पार्ट वाइज कर दीजिए, उसके बाद समझते जाइए, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग के सामने। हमको इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में समझना है, पूरे यूनिवर्स के बारे में समझना है। आपको बताया था यूनिवर्स कितना बड़ा है, उसका कितना मास है। यूनिवर्स के सामने पृथ्वी एक बाल के खाल के 1 करोड़वां भाग से भी छोटा है।
इतनी बड़ी है यूनिवर्स, उसे समझना है। देखते हैं, तोड़ते जाते हैं यूनिवर्स को। ध्यान से देखिए, कोई पूछा यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड किससे मिलकर के बना है? गैलेक्सी से। किससे मिलकर बनता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है वो किससे मिलकर के बना है? स्टार से। किससे मिलकर बनता है? स्टार। बहुत बड़ा पार्ट है यूनिवर्स, उसको अगर थोड़ा छोटा किए तो वो बना है किससे? गैलेक्सी से। गैलेक्सी किससे बना है? स्टार से। सन भी स्टार है, सन भी स्टार है। प्रत्येक स्टार को सन कह सकते हैं। सन सबसे छोटा स्टार है, क्योंकि हमारे प्लेनेट से यानी अर्थ से वो बड़ा नज़दीक में है। अर्थ उसके लिए सैटेलाइट का रोल करता है, यानी अर्थ से वो बहुत नज़दीक है, इसीलिए बड़ा दिखाई देता है। अब यूनिवर्स बना है गैलेक्सी से मिलकर, गैलेक्सी बना है स्टार से मिलकर। मेरा कौन सा स्टार है? अपना स्टार सूर्य है। अपने स्टार का ही नाम सूर्य रखा गया, सन रखा गया। ठीक है। अब सन जो है किससे बना है? हमारे अपना सोलर सिस्टम प्लेनेट से मिलकर, यानी इसका साइज क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? प्लेनेट। ग्रह। ग्रह किससे मिलकर के बना है? जैसे अब पृथ्वी हो गया एक तरह से, ये किससे मिलकर बना है? पदार्थ से। किससे बना है? पदार्थ से। पदार्थ का छोटा रूप हो गया मैटर। सारे पदार्थ किससे मिलकर के बना है? मॉलिक्यूल से। किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल से, अणु से। अणु किससे मिलकर के बना है? एटम से। एटम किससे मिलकर बना है? आंसर है इलेक्ट्रॉन। किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन। फिर किससे? प्रोटॉन। फिर किससे? न्यूट्रॉन से। अब प्रोटॉन किससे मिलकर के बना है? क्वार्क से। किससे मिलकर? न्यूट्रॉन भी किससे? क्वार्क से। इलेक्ट्रॉन एकदम इंडिविजुअल है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको यूनिवर्स के बारे में समझना है तो गैलेक्सी को समझिए। अगर गैलेक्सी भी नहीं समझ में आया तो आप स्टार को समझो। जैसे मेरा स्टार सन है, जैसे मेरा स्टार कौन सा है? सन है। सूर्य जिसको बोलते हैं, अपना स्टार सन है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूमता है, सबका अपना कक्षा है। चांद भी और सारा प्लेनेट जुपिटर, मार्स, वेनिस सारे घूमते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर एटम के बारे में आपको पता होगा, अगर एटम के बारे में पता होगा तो एटम को भी समझा जा सकता है। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में घूमता है, उसी टाइप से किसी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर सभी इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब चूंकि इससे मिलकर बना है ये, इससे मिलकर बना है ये, इसी से मिलकर ये बना है, इसी से मिलकर ये बना है, इसी से मिलकर ये बना है, इससे मिलकर ये, इससे मिलकर, इससे मिलकर ये, इससे मिलकर ये। तो ऑब्वियसली है जो इसका नेचर है, जो लॉ इसके लिए लागू होगा वही लॉ तो इसके लिए होगा नहीं। जैसे देखिए, एक बच्चा है, फिर उसके पिताजी है। कैसे? ध्यान से देखो, एक बच्चा है, अकेला है, सबसे छोटा हो गया। अब उसके पिताजी है, पिताजी के बहुत बच्चे होंगे। अब उसके फिर दादाजी है, उसके पिताजी, उसका और बड़ा फैमिली हो जाएगा कि नहीं है? फिर उसके पिताजी और बड़ा हो जाएगा, फिर उसके पिताजी, करते 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 जाएंगे, पूरा इंडिया एक ही हो जाएगा कि नहीं? बोलो।
हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से साइज भी इसका बढ़ते जा रहा है। अगर आपको यूनिवर्स को समझना है कि उसका क्या लॉ है, कैसे कैसे वो काम करता है, तो जिस तरह से एटम के लिए को चूंकि यहाँ पर तुम जान रहे हो, तो यह जैसा कर रहा है इसका मतलब उसी तरह से सब कोई करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है बहुत जटिल सिद्धांत को, चूंकि यूनिवर्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत जटिल सिद्धांतों को समझने के लिए इसे विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, ताकि बहुत आसानी से इसे समझा जा सके। भौतिकी के लिए इस प्रकार के विचार को न्यूनीकरण कहते हैं। चीज़ें समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लिख लो इसको। अब हम लोग साइंस भी पढ़ लिए थे, ठीक है। अब साइंटिफिक तरीका पढ़ेंगे हम लोग, वैज्ञानिक का तरीका क्या है, ताकि आपको पढ़ने आ जाएगा। जैसे साइंटिस्ट पढ़ता है उसी टाइप से आपको भी पढ़ना चाहिए। क्या तरीका है? साइंटिफिक मेथड, हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक विधि। क्या है वैज्ञानिक विधि? द मेथड ऑफ साइंटिस्ट, द मेथड ऑफ साइंटिस्ट which is useful for understanding the nature and its law is called scientific method. साइंटिफिक मेथड वह विधि या वैज्ञानिक का वह विधि वैज्ञानिक का वह विधि जिसमें या जिसका उपयोग प्रकृति एवं इनके नियमों को समझने के लिए उपयोगी होता है इसे ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि किसको कहते हैं? द मेथड ऑफ साइंटिस्ट which is useful for understanding nature and its law is called scientific method. वैज्ञानिक का वह विधि जिसका उपयोग प्रकृति एवं इनके नियमों को समझने के लिए उपयोगी होता है, इसे ही वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो चलिए समझ में आ गया हम लोग को, यानी वैज्ञानिक का जो विधि है प्रकृति और उसके लॉ को समझने का
उसी को हम लोग वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो क्या क्या स्टेप है भाई वैज्ञानिक विधि में? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि में चरण, या ऑफ दे दो यहाँ का चरण। चरण समझते हो? स्टेप। जैसे इलेक्शन होता है तो हर जगह एक ही दिन नहीं होता है, पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है, नहीं। उसी टाइप से कौन कौन सा चरण है? पहला चरण में कोई भी चीज़ को एब्जॉर्वेशन, क्या करना है आपको? प्रेक्षण करना है, या इसी को कहते हैं अवलोकन। यानी किसी भी चीज़ को सबसे पहले साइंटिस्ट प्रेक्षण करता है, यानी देखता है। देखता तो सब है, सब के अंदर साइंटिस्ट है। उसके बाद देख लिया, उसके बाद प्रयोग करने लगता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मतलब नियंत्रित प्रयोग जारी करता है एकदम। फिर प्रयोग करने के बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब होता है गुणात्मक एवं मात्रात्मक तर्क देता है। सबसे पहले देखता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने लगता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब गुणात्मक एवं मात्रात्मक तर्क देता है। तर्क आता है उसके पास, और उस तर्क के आधार पर मैथमेटिकल मॉडलिंग या फॉर्मूला देता है, यानी गणितीय सूत्र देता है, गणितीय सूत्र। उसके बाद 5 नंबर गणितीय सूत्र देता है। उसके बाद वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन मतलब सत्यापित करता है, सत्यापन। या इससे पहले और एक प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन करता है, और उसके बाद फिर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब सत्यापन, सत्यापन। तो ये है साइंटिफिक मेथड का स्टेप। प्रिडिक्शंस का मतलब होता है अंदाजा,
अब देखते हैं सच में क्या ये साइंटिफिक मेथड का स्टेप है। कोई भी घटना फिजिक्स का जो तुम समझ सकते हो उसके बारे में सोचिए, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखता तो सब है, देखता तो सब है, अवलोकन मतलब देखना, देखता तो सब है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता है 95%, कुछ परसेंट लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने से उसको क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्राप्त होता है, गुणात्मक या मात्रात्मक तर्क, या कुछ मात्रात्मक तर्क आता है या और कुछ उसके गुणात्मक, गुण क्या है उसका वो भी तर्क आता है। फिर उसी तर्क के आधार पर वो मैथमेटिकल फार्मूला देता है। उसके बाद उस फार्मूले से को यूज कर करके अंदाज़ा लगाता है कि ये सही है कि नहीं है। तब फिर उसका बहुत सारे लोगों ने वेरीफाइड करता है, वह गलत हो गया, किसी जब तक गलत नहीं होता है तब तक वो सिद्धांत चलता रहता है। जिस दिन गलत हो गया सिद्धांत नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा तो फिर अब दूसरा फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर गलत हो गया तो नहीं हुआ जब तक तब तक चलते रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ पहले से सोचा जा रहा है वही सही है। हो सकता है 200 बरस, 2 साल, 2 दिन, 2 महीने में कभी भी चेंज हो सकता है, अगर उससे अच्छा सेटिस्फाइड कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो। देखते हैं, सबसे पहले एक चीज़ देखो, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। समझो ये एक ठेला है, समझो क्या एक ठेला है। ठीक है, ध्यान देना जी। समझो ये एक ठेला है, एब्जॉर्व किए इस ठेले पर कि जब जब फोर्स लगाते हैं तभी ठेला चलता है। अगर फोर्स लगाएंगे तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी ये तेजी से जाने लगता है। बोलो जल्दी से। ये देखा, कौन नहीं देखता है, सब देखता है कि फोर्स लगाएंगे तो तेजी से जाएगा। अब इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा क्या है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित, ऐसा नहीं कि अनियंत्रित, एकदम नियंत्रित में आके इस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। तो पता ये चला कि फोर्स जब जब बढ़ा रहे थे, फोर्स बढ़ाने पर पता ये चला फोर्स बढ़ाने पर त्वरण बढ़ जाता था, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला इसका गुण आया कि फोर्स जब बढ़ाते हैं तो त्वरण जो है ना बढ़ जाता है। और दूसरा गुण क्या आया कि फोर्स को अगर कांस्टेंट किए, चूंकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, नियंत्रित एक्सपेरिमेंट, फोर्स को कांस्टेंट किए और चल रहा है। अब उसके चलते क्रम में एक बोरा उस पर लोड किए तो देखे एक्सेलरेशन घट गया, फिर से मास उसमें और लोड कर दिए और घट रहा। ये भी देखा कि फोर्स यानी कहने का मतलब मास जो है, मास यानी वस्तु का मास, वस्तु का मास बढ़ाने पर साइंटिस्ट देखो कैसे बनते हैं, इस नियम को पालन करो तुम साइंटिस्ट बन जाएगा। फोर्स बढ़ाने पर त्वरण बढ़ जाता है, फिर वस्तु का मास बढ़ाने पर त्वरण मतलब ए घट जाता है, देखे सबसे पहले क्या किया, एब्जॉर्वेशन, प्रेक्षण किया, अवलोकन किया, जो सब करता है, सबके साथ होता होगा ये कि भाई फोर्स बढ़ाएंगे तो तेजी से जाने लगता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर उसका मास बढ़ा देते हैं तो घट जाता है धीरे धीरे एक्सेलरेशन उसका। बोलो, सबके साथ होता हो। देखता तो सब है,
फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करने लगा, उससे गुण उसका पता चलता है और कुछ मात्रा भी पता चलता है। यानी फोर्स बढ़ाया तो त्वरण बढ़ जाता है, पता चला, और वस्तु का मास बढ़ाने पर भी त्वरण घट जाता है। यानी गुणात्मक एवं मात्रात्मक तर्क आया। ठीक है, आ गया तर्क, तो यही इसी में साइंटिस्ट बन जाएंगे? नहीं, अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला देने का कोशिश करेंगे, तब आता है मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, तो जब एक बढ़ाते हैं दूसरा बढ़ जाता है, नहीं, यानी त्वरण को ए से दिखाता है कि त्वरण दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। किस पर कर रहा है? एक तो गुण आ गया, गुणात्मक, एक मात्रात्मक भी आ रहा है। कि मात्रात्मक मतलब कि त्वरण जी, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? फोर्स का। किसका है? समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि मैथ तो आना चाहिए आपको, क्योंकि मैथ लैंग्वेज है किसका? फिजिकल साइंस का, फिजिक्स का। नहीं तो भाषा नहीं आएंगे तब साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो भाषा तो आना चाहिए। तो गुण भी आ गया भाई, फोर्स बढ़ाए त्वरण बढ़ गया, वस्तु का मास बढ़ाने त्वरण घट गया है। अब कुछ मात्रात्मक भी तर्क आया कि एक्सेलरेशन फोर्स का समानुपाती है और मास का व्युत्क्रमानुपाती है। मास बढ़ाने पर एक्सेलरेशन घट जाता है। अब फार्मूला लाएंगे, फिर दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, अब दोनों को मिलाने के बाद पता ये चला, ये फिर मैथ्स का रूल है A इज इक्वल टू, मैथ का भाषा हम लोग को पता है, प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, कोई न कोई कांस्टेंट डालते हैं, F/m। ओके, अब इस कांस्टेंट को का मान भी पता कर लेंगे, चूंकि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जारी है। पता किए तो इसके का मान 1 आया। कितना आया? तब A का वैल्यू रखे तो F/m आ जाएगा, और इस तरह से फोर्स का वैल्यू ma पता चल गया। क्या हो गया? ma पता चल गया। यानी अब हम लोग सबसे पहले देखे ठेला को, एब्जॉर्ब किए, उसके बाद देखने के बाद सब देख सकता है, देख भी नहीं सकता है, कोई सोच भी नहीं करता है उसके बारे में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मोबाइल चला रहे हैं, कैसे हो रहा है सोचता भी सब नहीं है। जो साइंस का बच्चा है वो जरूर सोचता है। उसके बाद कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आया हमको कि भाई इसका गुण है कि फोर्स बढ़ाने पर त्वरण बढ़ेगा, मास बढ़ाने पर घटेगा, नहीं, और मात्रा भी आया, कुछ आएगा, आ गया। उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। अभी भी साइंटिफिक मेथड 100% सही नहीं माना जा सकता है। अब अगला स्टेप में प्रिडिक्शन करना है आपको। प्रिडिक्शन अंदाजा करना है, मतलब क्या? अलग अलग मास, अलग अलग त्वरण लेके निकाल कर चेक करना है क्या यह सही देता है या नहीं देता है। नहीं, अपने एंगल से आप प्रिडिक्ट कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत सही है, मतलब हर जगह सही वैल्यू दे रहा है। नहीं, उसके बाद फिर वेरिफिकेशंस में जाएगा, उसका सत्यापन होगा। सत्यापन सही है या गलत है। अगर सच में आपका सही हो गया, नहीं, तो वह कॉन्सेप्ट यानी आपके नाम से लॉ बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से न्यूटन्स ने भी क्या होगा, साइंटिस्ट लोग इसी तरह से चलता है। यही इसका मेथड है कि कोई भी चीज़ को प्रेक्षण करता है, अवलोकन करता है, देखता है, देखने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। नहीं, उसके बाद फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्राप्त होता है उससे, जो कि हुआ। उसके बाद मैथमेटिकल फार्मूला निकालने की प्रयास करता है, निकाले। उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर यूज कर के इसको चेक करते हैं क्या अंदाज़ा जो है वो सही है या नहीं है। उसके बाद फिर उसका वेरिफिकेशन होता है। नहीं, समझ में आ गया?
देखिए 1000 आदमी अगर देखता है, या समझो 100 आदमी अगर देखता है तो 99, 100 भी नहीं को 130 करोड़ आदमी है इंडिया में। क्या वो साइंटिस्ट है? 1 करोड़ आदमी देखता है, तो एक करोड़ आदमी अगर देखता है तो पाँच ठो मान के चलो एक्सपेरिमेंट उस पर करता है। अब 5 गो में से तर्क निकाल पाता है 2-3 आदमी। उसके बाद 2-3 में 3 में से कोई 2 गणितीय सूत्र तक पहुंचता है, उसमें से फिर उसका अंदाजा करता है, कोई एक अंतिम तक जाते जाते फेलियर भी कर जाता है, एक आध गो सक्सेस करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए हर एक चीज़ को बढ़िया से देखना है, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्राप्त होगा तुम्हें। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फार्मूला देना है, मैथ आएगा तब ना फार्मूला दोगे। उसके बाद प्रिडिक्शंस करना है, अंदाज़ा लगाना है, फिर वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन। तो चीज़ों को तुमने बारीकी से समझा, सबका सेंस, ये नहीं कि लिखो, इतना मास्टर कहता है लिखो, वैज्ञानिक विधि, पहला प्रेक्षण या अवलोकन लिखा दिया। नियंत्रित प्रयोग क्या होता है? नियंत्रित प्रयोग। फिर क्या होता है? गुणात्मक एवं मतनात्मक तर्क। फिर क्या होता है? अंदाजा। और फिर क्या होता है? सत्यापन। ये है वैज्ञानिक विधि। बच्चा समझ गया? बच्चे को जब तक समझाइएगा नहीं तो समझेगा कैसे? नहीं कहता एग्जाम में आएगा याद कर लेना, तो याद होगा? वैसे टीचर जो खुद नहीं समझा है, उसको भी याद नहीं होगा, वो भी रटा मारता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीज़ें समझ जाता है लोग, वही चीज़ याद भी होता है और आगे कुछ कर भी पाता है। नहीं, इसीलिए फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ है। इसे पढ़ाना स्वभाव से, जो टीचर होगा, जो स्वभाव से होगा, अंदर से होगा, वही इसको अच्छे से पढ़ा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए एकदम ये सब चीज़ जितना भी बताए, मैं टीचर हूँ, मैंने बताया ना यूनिफिकेशन तुम्हें, मैंने तुम्हें यूनिफिकेशन बताया कि देखो करंट जो नया चीज़ दिया है वो मौसम से ही काम चल जाता है। ऐसा बहुत कुछ मैंने भी सर्च किया है, मैंने भी ऐसा स्टोर किया है। यूनिफाइड कर सकते हैं हम लोग, चीज़ों को छोटा कर सकते हैं, उसके प्रयास में रहता है। ये नहीं कि लंबा लंबा लिखा के कॉपी भर दिए, न समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग को सिलेबस को भी देखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। तो ये हम लोग जानते हैं नहीं, लेकिन पढ़ाते हैं क्या? टू द पॉइंट, जो सिलेबस में उसी को लेकर के चलते हैं। लेकिन आप लोग तो टीचर नहीं बनना है ना, आप लोग का भविष्य और ब्राइट हो, अच्छा हो, सही मार्गदर्शन, सही तरीका से पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे सक्सेस करेंगे ना। हम लोग के पास है एबिलिटी, लेकिन आगे जा नहीं सकते हैं अब, क्योंकि हमको तो पढ़ाना है। जो सिलेबस में उसी चीज़ पर न चर्चा करेंगे। ये सब क्या सर है सिलेबस में? सब है। नहीं, गुरु गुड़ चेला चीनी बन सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप और आगे पढ़िएगा, हो सकता है कुछ वर्षों में आप अच्छा करेंगे, हमसे भी ज़्यादा जानने लगिएगा। लेकिन गुरु आपका हम कहलाएंगे, लेकिन हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सही से पढ़ाएंगे तब ना आप आगे जाइएगा, यहीं पर आपका पैर हाथ तोड़ देंगे, आगे कपाड़ बढ़िएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग फिजिक्स को हिस्ट्री समझ लेता है, अगर फिजिक्स को सिविक्स समझ लेता है। देखो सिविक्स में जैसे नागरिक शास्त्र हुआ, ये 5 नियम बनाया गया है, तो भाई वो सब तो मानव ने बनाया है। भाई सब मानो, वो क्या साइंस नहीं ना, आर्ट्स है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर फिजिक्स को अगर अच्छे से जो नहीं पढ़ाता है, सिविक्स की तरह पढ़ा देता है, पढ़ाता है, बोलता है हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, और पढ़ा देता है सिविक्स की तरह। 5 प्रकार होता है, इसे कहते हैं, इससे काम नहीं होगा। क्यों कहते हैं? इसका फीलिंग्स दीजिए स्टूडेंट्स को, तभी उसके अंदर जिज्ञासा डेवलप होगा और वो आगे जाएगा। नहीं, केमिस्ट्री में अगर कोई ठगता है तो ये डिफिनेशन है, रटवा देता है, हिस्ट्री है,
केमिस्ट्री को अगर समझा नहीं रहा है, रटवा रहा है, मतलब वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है। अगर फिजिक्स को नहीं समझा रहा है, रटवा रहा है, इसका मतलब वो सिविक्स पढ़ाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? साइंस है बाबू। इसीलिए नॉट ए रट्टाफिकेशन, रटना नहीं है, चीज़ें को समझना है। आपको दिखाई दिया, पहले देखे, उसके बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने लगा, चेक करने लगा, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आया तुम्हारे पास, उसके बाद तुम मैथमेटिकल फार्मूला तैयार कर लिया, उसके बाद प्रिडिक्शंस किया, अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद फिर वेरिफिकेशंस हुआ और आपका पता चला बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड आपको पढ़ाई करनी चाहिए। नॉट ए रट्टाफिकेशन, कुछ भी नहीं रटा जा सकता है। अगर चीज़ें कॉम्प्लेक्स है तो कहता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट के समझा जा सकता है। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं अपने अपने कक्षा में, क्या वैसा हमारा सोलर सिस्टम में नहीं लगाता है सारा उसका सैटेलाइट? उसी तरह लगाता है। यूनिवर्स के भी चारों तरफ लगाता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए बड़ा चीज़ है, बड़ी मशीन है, एक एक चीज़ को समझेंगे, हर चीज़ समझा जा सकता है। फीलिंग के साथ पढ़नी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात।